इसी के साथ मैं इस मॉक टेस्ट को शुरू करने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सबको इससे बहुत ही एडवांटेज होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2021। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो एक बार आप पहले गैस कर लें। इनका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है 2019 अभी लेटेस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो है वो पास किया गया है, इसमें अमेंड करके पास किया गया है। और इसमें क्या क्या अमेंड किए गए हैं इनके बारे में आप डिटेल्स में जाकर के पढ़ें कि ये कितने टायर्स में है, कितने कौन क्या क्या इसमें अमेंड किया गया है, ये आप एक बार इनको जाकर के इसके डिटेल में पढ़ें। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा वो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साउथ अमेरिकन कंट्री इज द ड्राफ्टिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन? तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन किसने? ऑप्शंस ए हैं हमारे पास चिले, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी बोलिविया। तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर आप यहाँ पे पहले एक गैस कर लें। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अभी जो है चिले जो है अभी हाल ही में अपने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया है। इनके बारे में भी आप डिटेल्स में जाकर के एक बार पढ़ें और डिटेल्स में इसके बारे में जानकारी लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो होगा द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 1988 वाज पास्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू। ये जो प्रोटेक्शन एक्ट है, स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट 1988 का है, ये किन को प्रोटेक्शन देता है? ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है किसके लिए पास हुआ था। तो ऑप्शंस ए हैं न्यूक्लियर पावर पॉइंट्स, ऑप्शंस बी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इंडियंस लैंड बॉर्डर, और ऑप्शन डी है इंडियन वाटर बॉर्डर। तो इनका जो करेक्ट आंसर है आप गैस कर लें। मैं थोड़ा सा पोज कर रहा हूं, आप गैस करके देख लें कि इसका आंसर क्या होगा। तो इनका जो आंसर सही करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ये प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्शन की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे विच अमॉन्ग ऑफ द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंसी ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया? तो इंडिया में जो है वो पहला ब्रिटिश कंपनी कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके बारे में आप देखें कि पहले जो ब्रिटिशर्स आए वो किस पे अपनी जो है एक तरीके से प्रेसिडेंसी को ये किया। तो वो ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी मछलीपट्टनम, ऑप्शन सी सूरत और ऑप्शन डी हंगली। तो इनका जो सही करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर आप देख लें, इसका सूरत सही आंसर, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब आप ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बारे में, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है इसके बारे में आप पढ़ें कि ये कब आई और कब गई, और लास्ट में जो पांडुचेरी में जो थे वो कौन सी कंपनी थी, वो कब यहाँ से गए हैं, उनके बारे में भी आप डिटेल्स में जान लें और डिटेल में जानें। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंट्री इज़ द होस्ट सेकेंड ग्लोबल पैंडेमिक समिट हेल्ड इन मई 2022? तो इनके बारे में आप डिटेल में जान लें कि ऑप्शंस ए हैं इंडोनेशिया, ऑप्शंस बी यूएसए, ऑप्शन सी इंडिया और ऑप्शंस डी ऑस्ट्रेलिया। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब आपको ये बताना है इसका जो फर्स्ट ग्लोबल पैंडेमिक समिट हुआ है वो कहाँ पे हेल्ड हुआ है और किसके द्वारा हेल्ड हुआ है, ये भी आपको देख लेना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रेसिडेंट मे बी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय? किसके द्वारा प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से? तो ऑप्शंस ए है हमारे पास, वो है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शंस बी इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ द मेंबर पार्लियामेंट एंड द स्टेट ऑफ द लेजिस्लेचर, ऑप्शन सी इम्पीचमेंट और ऑप्शन डी ए नो कॉन्फिडेंस वोट। तो इनका करेक्ट आंसर आप देख लें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। सबसे पहले अभी जो है
हाल ही में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है और हमारी जो न्यू प्रेसिडेंट बनी है, जो सेकंड महिला प्रेसिडेंट बनी है, उनका नाम क्या है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उनका कौन से जाति से संबंध है, कौन से जाति से संबंध है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप सबको पता है, मोस्टली सबको पता होगा कि प्रेसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ इम्पीचमेंट से ही हटाया जा सकता है। अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि इम्पीचमेंट LS या फिर RS में लाया जा सकता है या फिर बोथ में लाया जा सकता है। ये सब आप देख लें कि ये दोनों में लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है द प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट मीन दैट स्टेट इज रूल्ड बाय। जब प्रेसिडेंट का स्टेट पर रूल होता है तो इसका क्या मतलब है? प्रेसिडेंट ए केयर टेकर ऑफ द गवर्नमेंट, B the chief minister nominated by the president, C the governor of the state, या फिर प्रेसिडेंट डायरेक्टली रूल करता है। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो आपको ही पता है कि ये ऑप्शंस जो हैं वो कौन से ऑप्शंस होंगे। मैं पॉज कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो ऑप्शंस डी जो है इनका करेक्ट आंसर होगा और ऑप्शंस डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आइए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट टेक ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द स्टेट इन केस द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ब्रेक डाउन। जब स्टेट में आपको पता है कि स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनको किस तरह से हटाया जा सकता है, वो किस तरह से डिसॉल्व हो सकते हैं, इनके बारे में आपको पता है। तो वो एक ही आधार पे इनको किया जा सकता है, मतलब गवर्नमेंट को जो हटाया जा सकता है वो एक ही आधार पर हटाया जा सकता है और वो है मशीनरी ब्रेकडाउन। मशीनरी ब्रेकडाउन। और इनका जो ऑप्शन ए है वो देखें तो आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 343, आर्टिकल 356, आर्टिकल 83। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है इनका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब आपको इसमें क्या देखना है? अब आपको इसमें ये देखना है कि ऑप्शन सी तो करेक्ट आंसर हो गया, लेकिन आपको इसमें ये पता लगाना है कि जो आपको इसमें ये पता लगाना है कि आर्टिकल 352 कब इस्तेमाल होता है, फिर आर्टिकल 343 ये कब इस्तेमाल होता है। मतलब आपको कुछ आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो आपको याद होने चाहिए। और इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने पढ़ा कि एक प्रेसिडेंट जो है इसमें डायरेक्टली स्टेट पे क्या करता है, रूल करता है। लेकिन उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो जाती है या नहीं होती। ये आप देखें, इसके बारे में डिटेल में देखें। कई बार ये ऐसे सवाल पूछे गए हैं पेपर में। आगे की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वालिफिकेशन इज़ नॉट इसेंशियल फॉर अ पर्सन टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, शायद आप सबको आता होगा अगर आपने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा है। अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है वेंकैया नायडू थे। अब देखते हैं नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, ये आप देखेंगे कि कौन बनते हैं। अब आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में दिया हुआ है। ऑप्शन ए के बारे में बात कर ले तो ऑप्शन ए क्या कहता है, ही मस्ट बी एन इंडियन, बिल्कुल सही, ये होना चाहिए। ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा, बिल्कुल सही। सी ही मस्ट नॉट बी लेस देन 25 ईयर, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी है ही मस्ट बी ए ग्रेजुएट, तो नहीं, ये ऑप्शन जो हैं, जो ऑप्शंस डी हैं वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ये चीज़ एसेंशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द इमरजेंसी हैव बीन विजुअलाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कितने तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है कितने तरीके का जो है वो इमरजेंसी के बारे में बात की गई है। 4 है, 3 है, 1 है या 2 है। तो आप इसमें देखेंगे कि इनका जो करेक्ट आंसर है वो 3 है। अब आप मुझे बताएंगे कि जो ऑप्शंस
जो ऑप्शन जो 3 है, 3 के बाद आप मुझे ये बताएंगे कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल होता है इमरजेंसी कब लगी थी, और ये अगर लग जाए तो कितने टाइम के लिए लगती है। इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए और इनके बारे में आप जानकारी निकाल लें कि इसके बारे में डिटेल में पढ़ें। ये कई बार पेपर में ऐसे सवाल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। देखिए क्वेश्चन को किस तरह कंफ्यूज किया है कि जम्मू एंड कश्मीर अब क्या हुआ, यूनियन टेरिटरी बन गया, तो वहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, यूनियन टेरिटरी में आमतौर पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होते हैं, तो वहाँ का जो गवर्नर है उनको कौन ये करेगा। तो आप इस भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे और आप डायरेक्ट ऑप्शंस डी पे आएंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही ऐसे अपॉइंट जो करते हैं गवर्नर को, डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए प्रेसिडेंट, देख लें ये क्वेश्चंस को फिर से, इफ ए मिनिस्टर लोज नो कॉन्फिडेंस मोशन देन, यहां पे भी क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमाया गया है और आप फौरन इस क्वेश्चंस में थोड़े से मिसगाइड हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं होना। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से कंसर्न्ड होकर पढ़ना है। आइए ऑप्शन ए, लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा, ओनली प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर रिजाइन करेंगे, द होल काउंसिल मिनिस्टर रिजाइन करेंगे, द मिनिस्टर रिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो है जैसे ही मिनिस्टर जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन से उसके अगेंस्ट ये प्रूव हो जाएगा, देन ऑप्शंस सी जो है इनका करेक्ट आंसर होगा और पूरी जो काउंसिल मिनिस्टर है उनको ही रिजाइन देना पड़ेगा। और फिर जो है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंटेंट इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको सबसे पहली बात यह है कि शेड्यूल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। 2019 से अब तक का पेपर उठा लें तो कोई भी ऐसा पेपर नहीं हुआ जिसमें शेड्यूल से क्वेश्चन नहीं दिया गया हो। लास्ट ईयर भी दिया गया शेड्यूल से, उससे पहले भी उससे पहले भी दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल से क्वेश्चन, और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि शेड्यूल से क्वेश्चन आएगा। तो आप जो है और इसमें देखें कि ये किसकी बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए है, लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, लॉ दैट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट, प्रोविजन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिसफेक्शन। देखिए ये क्वेश्चंस को बस थोड़ा सा मिसगाइड, हर क्वेश्चंस में थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन बनाता है ड्यू, और इसलिए मैं आपको हर क्वेश्चन में वो ट्रिक लेकर के आया हूँ जो आपके हर क्वेश्चंस करने के बाद आप एक क्वेश्चन नहीं बल्कि आप इनके डिटेल में जाएंगे, और डिटेल में जाने के बाद आपका जो एक रीजनिंग लेवल है वो भी आपका बढ़ जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शंस डी, और ऑप्शंस डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन इंडिया पॉलिटिकल पार्टी गिवन द रिकॉग्नाइजेशन, इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइजेशन कौन देता है? इलेक्शन कमीशन, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट, लॉ कमीशन। तो इनका जो करेक्ट आंसर है आप आ जाइए, तो इनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन ए इनका करेक्ट आंसर है, और ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इलेक्शन कमीशन और क्या क्या करता है, इनका क्या कार्य है, किस किस का इलेक्शन करवाता है, ये आपका काम है और आप इसको पढ़ें। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको आप जो हैं वो मैं उसका आंसर नहीं दूंगा इस वीडियो में, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि उसका आंसर क्या है, और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जब लेकर के आऊँगा, इसका जो पार्ट 2 लेकर के आऊँगा, तो इसके बारे में फिर मैं डिटेल में इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर द इलेक्शन ऑफ एज अ प्रेसिडेंट। तो आपसे क्वेश्चंस को देखें किस तरह आपको एक घुमा दिया गया है। ये इलेक्शंस का जो है वो प्रेसिडेंट का जो है वो मैक्सिमम टाइम पूछ लिया। कई बार इनके टर्म के बारे में पूछ लेते हैं कि ये कितने टर्म तक प्रेसिडेंट बन सकते हैं, 2 बार 3 बार कितनी बार बन सकते हैं, लेकिन इसमें एज के बारे में पूछ लिया है। तो एज के बारे में जब पूछा है तो आपको पता ही है कि इसमें प्रेसिडेंट का जो एज है वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में
ये नहीं स्पेसिफाई नहीं किया गया, प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और ऑप्शन ए जो है इनका करेक्ट आंसर है। सच नो लिमिट, एज की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इन विच ईयर वॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? आई थिंक अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो इनके बारे में तो आप सबको आता होगा। ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि आपको सबको इसके बारे में क्वेश्चंस आते होंगे। तो इनका जो है वो मैं ऑप्शंस आप एक बार देख लें, और ऑप्शंस देखने के बाद जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 51-52 के बीच में ये इलेक्शन हुआ था, फर्स्ट जनरल इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच अमॉन्ग फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल रिफॉर्म? जो इलेक्टोरल रिफॉर्म होता है वो इसमें से क्या नहीं है? तो अपॉइंटेड, ऑप्शंस बी देखें, अपॉइंटेड ऑफ इलेक्शन कमिश्नर है काम, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी है काम, डी डिस्क्वालीफाइंग द ऑफेंडर है। लेकिन आप ऑप्शंस ए को देखें तो ऑप्शंस ए कह रहा है इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये नहीं। इनका करेक्ट आंसर यही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु ड्राफ्ट इंडियन एविडेंस एक्ट? पिछली बार के पेपर में पूछा गया था कि हु ड्राफ्ट क्रिमिनल लॉ, और क्रिमिनल लॉ को कौन ड्राफ्ट किया था, तो इनके बारे में पूछा गया था। इस बार जो है वो पूरी उम्मीद है कि आपसे पूछा जाए कि एविडेंस एक्ट को किसने ड्राफ्ट किया है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो आइए ऑप्शंस ए जेम्स एम स्टीफन, बी हेनरी मैन, सी मैकॉले और डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शंस ए। मैकॉले के बारे में अगर देखें, मैकॉले के बारे में देखें तो ये क्या किए, इन्होंने जो क्रिमिनल लॉ है ड्राफ्ट किया, कब किया? 1860 में। कब? 1860 में। और 1860 में जो ये 1934 में, 1834 में कोडिफाई हुआ और फाइनली 1960 में तैयार हो गया। फर्स्ट लॉ कमीशन जो है, फर्स्ट लॉ कमीशन, जब फर्स्ट लॉ कमीशन में क्रिमिनल लॉ को ये किया गया था, इफेक्ट में आया मतलब। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैक्सिम इनकम्बिट प्रोवेशन कोई डिक्ट नॉन कोई नेगेट? तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं। आप जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब लीगल मैक्सिम में आप हैं तो लीगल मैक्सिम कम से कम आपको 50 याद होने चाहिए, 50 लीगल मैक्सिम आपको याद होने चाहिए। और लीगल मैक्सिम जो है वो कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। मैं इसका जो ऑप्शंस हैं ये आपके सामने मैं इसको पोज कर रहा हूँ, लेकिन इसका आंसर जो है आपके लीगल मैक्सिम में आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शंस ए है गिल्टी मस्ट बी प्रूव्ड बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन हिम हु डिनाई ए फैक्ट, नो मैन इज गिल्टी विदाउट प्रूफ, नो वन शुड बी पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। आप इसमें से देखें तो दो क्वेश्चन जो है ऑप्शंस डी और ऑप्शन सी, ये तो आउट ऑफ कंटेस्ट है और इसमें है ही नहीं है। अब दो है, अब आपको डिसाइड करना है कि आपका जो रीजनिंग पावर है वो कितना है, इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। मैं इसलिए इसका जो है कमेंट बॉक्स में इंतज़ार करूंगा कि इनका आप आंसर बताएंगे, इसका इंतज़ार रहेगा और ये आप इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसको आप पढ़ लें एक बार, लीगल प्रिंसिपल को आप पढ़ लें। नथिंग इज ऑफेंस विच डन बाय ए पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ आर हु बाय रीजन or by mistake of fact and not by mistake of law in good faith believe in himself be justified by law in doing it। फैक्ट क्या कह रहा है? ए कॉन्स्टेबल सीज जूली कैरिंग सम गुड्स seeing जूली बिहेव इन द peculiar manner
The constable become suspicious, approach her and ask to inspect the goods. Julie refuses and try to leave the scene, but constable persists and there is a scuffle. Julie is arrested and late released since goods were found to be innocent. She suing constable. तो आप क्या कांस्टेबल इनके खिलाफ जो है कोई मुकदमा कर सकता है? तो आप इस चीज़ को देखें कि क्या मुकदमा हो सकता है इनके खिलाफ। तो इनका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा ये आपको देख लेना चाहिए। ऑप्शन ए है कांस्टेबल इज लायबल। आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चन सीधा पढ़ने से पहले आप तो फैक्ट को देखते ही आपको पता लगना चाहिए कि ये नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव में होगा। तो आपको पहली बात तो ये कि ऊपर क्या कहा गया है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए और गुड फेथ में होना चाहिए। मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो गुड फेथ में होना चाहिए। तो अब आप देखें तो पहले आपको पता लगना चाहिए कि क्वेश्चन का जो है वो नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव में होगा, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। तो आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चंस का आंसर जो है वो सीधा है कि नेगेटिव में होगा। तो यस वाला तो बिल्कुल लायबल वाला तो होगा ही नहीं। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं सी और डी। द कांस्टेबल इज नॉट लायबल सिंस वुड हैव इम्यूनिटी एज अ पुलिसमैन। नहीं, देखते हैं आगे। द कांस्टेबल इज नॉट लायबल सिंस ही बिलीव्ड दैट ही वॉज लीगली जस्टिफाइड इन अरेस्टिंग जूली। तो इनका जो है करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असर्शन को पढ़ लें आप एक बार। क्राइम इज पनिशेबल बिकॉज इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ठीक, रीजनिंग देखें। क्राइम इज रिवोल्टिंग टू द मोरल सेंस ऑफ द सोसाइटी। तो क्या आप इन दोनों को कंपैरिजन करें कि क्या ये दोनों सेंस बना रहे हैं, एक दूसरे पे ये मेल खा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये दोनों, आइए ऑप्शन की तरफ पहले चल लेते हैं। तो पहला कह रहा है कि बोथ ए एंड बी सही है और आर जो है वो ट्रू एक्सप्लेन कर रहा है, इसको करेक्ट है। लेकिन नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट कह रहा है बोथ सही तो है लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ये जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा? करेक्ट। सी देखें, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। डी, ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू। तो अगर आप देखें तो दोनों लाइन जो है वो है करेक्ट, लेकिन लाइन करेक्ट जरूर है लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो सही नहीं है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट तरफ चलते हैं। लीगल प्रिंसिपल, ये आप खुद करेंगे मैं आपकी पूरी इसमें मदद करूंगा और आप इसको पूरे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक बार आप स्क्रीन को पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ लें। मैं भी एक बार आपको पढ़ता हूं। व्हेन एंड एक्ट विथ वुड बी अदरवाइज बी ए सर्टेन ऑफेंस is not that offense by the reason of the unsoundness of the mind of the person doing that act. Every person has the some right of the private defense against that act which he would have if the act were that offense. Fact, jed under the influence of the madness attempt to a kill. Fact ये कह रहा है। अब क्या है जेड के पास? जेड इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। A has the same right। क्या A के पास कोई राइट है? ये भी देख लें आप। आइए आगे चलते हैं। C कह रहा है A does not have same right। क्या A के पास राइट नहीं है? D देखें तो बोथ B and R करेक्ट। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब राइट जो होता है मैडनेस होने के बाद भी A has the same right private defense which would be have if Z were sane। आंसर बी करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे। अब मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा जल्दी में ये करूं इसको। आप जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप खुद देंगे
और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर पूरे आप क्वेश्चंस को जो है पूरी कोशिश सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए मैं आपकी तरफ ही चलता हूँ। तो जो अगला क्वेश्चन है, इंडिया अलोंग विथ विच कंट्री साइन ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। तो कुछ प्रोग्राम्स हैं, वो प्रोग्राम्स के बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। वो प्रोग्राम जो है आप जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो वो प्रोग्राम के बारे में आप ये देखेंगे कि इंडिया ने किस किस के साथ कौन से एमयू को साइन किया है। तो ये क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चंस भी आप ही सॉल्व करेंगे कि इंडिया जो है वो ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप किसके बीच करने वाला है, किसके बीच करने वाला है 2025 से। तो इनके बारे में आप देख लेंगे। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट जो है आपका अगला क्वेश्चन जो है वो क्या होने वाला है, तो आप खुद देख लें। व्हेन इज द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट इन इंडिया। तो गर्ल चाइल्ड डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसके बारे में आप देखें कि ये सारे डे जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं कि ऑप्शंस बी जो है इनका करेक्ट आंसर है। और ऑप्शंस बी करेक्ट आंसर तो है, लेकिन आप ये भी देखें कि 24 तारीख को, 24 जनवरी को हम और कौन कौन से डे मनाते हैं, ये आपका काम है, आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यायाम रक्षमा आर बी प्रोटेक्ट इज द थीम ऑफ विच आर्म फोर्स ऑफ द इंडिया। तो इनके लिए जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड ऑप्शंस ए, ऑप्शंस बी इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, असम साइंटिस्ट, एंड डी बॉर्डर सिक्योरिटी। तो इनके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका है ऑप्शन ए, सही आंसर है। और इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ें। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा तो इसमें और भी डिटेल्स में और भी क्वेश्चंस इस पर क्वेश्चन होंगे और आपको बहुत सारे इस पर डिटेल्स और मिलेंगे। अब आप जाइए ग्लेशियर की तरफ चलते हैं। विच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड। तो ग्लेशियर के बारे में आप पढ़ें, माउंटेन के बारे में पढ़ें, रिवर के बारे में पढ़ें। ये क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं और अब भी आने की उम्मीद है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सियाचिन ग्लेशियर। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग नेटिव स्टेट वाज नॉट एनेक्स्ड विद द ब्रिटिश ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स में नॉट एनेक्स्ड देखें आप इसमें, तो इनका जो सही आंसर है वो सही आंसर है कि ऑप्शन ए। अब आपको यह देखना है कि हमने तो ऑप्शन ए बता दिया, लेकिन आपको देखना है डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था। और ये सबको पता होता है, मतलब आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो इसके बारे में आपको पता है, मुझे पता है कि आप बता देंगे इसके बारे में। ये भी आप कमेंट करके बताएं कि ये कौन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की, इन्होंने कौन सा फाउंडेशन किया, इसके बारे में देखें। बी जो है गोपाल हरि देशमुख, सी एमजी रनाडे, और डी ज्योतिबाई फूले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको पता है। मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आपको, सोच लें। तो इनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ज्योतिबाई फूले। अब हमारा जो ज्योतिबाई फूले के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है द रिवोल्ट ऑफ 1870 वॉज डिस्क्राइब्ड। तो हमने इनका ऑप्शंस, जो ये क्वेश्चंस हैं इनका ऑप्शंस नहीं दिया है, लेकिन ये मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है, इनके बाद ही एक एक्ट आता है 1858, और हमें पता है कि फर्स्ट जो स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी वो 1857 में हुई। उनके बाद जो है, अब क्या हुआ कि उनके बाद जो है वो सीधा जो है जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे अब वाइसराय ऑफ इंडिया होने लगे। क्योंकि जो वहाँ के क्राउन प्रिंस थे उनके अब जो है वो एक तरीके से एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। अब सीधा डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में चली गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक इज द क्रेडिट फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग इन इंडियन हिस्ट्री।
इनको किस लिए क्रेडिट दिया जाता है? एजुकेशन रिफॉर्म, लॉ रिफॉर्म, अबॉलिशन ऑफ द सती एंड लोकल गवर्नमेंट। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, और सी के लिए इनका योगदान रहा है और सी में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड एथलीट डे सेलिब्रेट? किस ईयर में किया गया था? तो ऑप्शंस ए हैं 2020, 2022, ऑप्शन सी है 2010 एंड ऑप्शन डी है 1996। तो आपको पता है कि इनका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब आप बताएंगे कि एथलीट डे कब मनाया जाता है? हमारा जो स्पोर्ट डे है वो हम कब मनाते हैं, कौन से मंथ में मनाते हैं, आप बताएंगे। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, अगस्त। आगे आप देख लें कि कौन से मंथ में हम, कौन से डे में हम मनाते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ सेकंड ग्लोबल पैंडेमिक समिट? ये क्वेश्चंस को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, लेकिन ये क्वेश्चंस जो है फिर आ गया है। उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चंस को लाने का एक और मतलब ये है कि पैंडेमिक जो अभी हुआ है वो पैंडेमिक में आप अब देखें कि न्यू तरीके का जो है एक आया है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स ही है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है और उनका वो क्या भारत में भी आया है? इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आमतौर पे पूछ लिए जाते हैं, करंट से ये क्वेश्चन बनते हैं और पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ द योगा? तो योगा डे हम पहले ये देख लेंगे कब मनाते हैं। तो योगा डे आप देखेंगे कि हम जो हैं कब मनाते हैं, लेकिन इसके थीम के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन ए है योगा फॉर वेल बीइंग, बी है योगा फॉर हार्मनी एंड द पीस, एंड सी है योगा फॉर हेल्थ, एंड डी है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शंस डी जो है वो करेक्ट आंसर है, और ऑप्शंस डी को ही हम करेक्ट मान करके चलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको और भी जो है, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन ये जो हैं वो बड़े हो रहे हैं, और बड़े होने की वजह से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरे के पूरे मॉक टेस्ट आप तक पहुंचे। ये क्वेश्चंस के बाद जो है मैं ये वीडियो को यहीं पे रोकता हूं, और नेक्स्ट पार्ट जो इसका सेकंड पार्ट आएगा, इनको हमने 3 पार्ट में बांट दिया है, क्योंकि इससे आपको भी इजी होगा, समझने में इजी होगा, और इस पे आपको डिटेल जानने में इजी होगा। तो हमने इनको 3 पार्ट में बांटा है। मैं कोशिश करूंगा इसके नेक्स्ट डे ही इसका पार्ट ही अपलोड कर दिया जाए, और डे बाय डे आप इसको देखें, इनके बारे में डिटेल में पढ़ें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ें। मैं आपको गारंटी लेता हूं कि हम मिल करके ड्यू एलएलबी के 2022 के पेपर को डिकोड करने वाले हैं, और हम डिकोड करेंगे। जब आप एग्ज़ाम दे करके आएंगे, जब आप एंट्रेंस दे करके आएंगे, तो आप पाएंगे कि आपका एग्ज़ाम आपके हिसाब से, आपसे, आपके कॉन्फिडेंस से बेटर गया है। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग। बस इतनी उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हमारे इस टीम का हिस्सा बनेंगे। धन्यवाद।